हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग दो क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उनको आप पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ तक आज के सेशन की बात है, तो हमने आज दो क्वेश्चन लिए हैं जीएस 4 एथिक्स से। एक 10 मार्कर है और दूसरा एक केस स्टडी है जो कि 20 मार्कर होती है। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। एंड हमेशा की तरह सबसे लास्ट में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन एक 10 मार्कर है, मीन्स 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। काफ़ी छोटा ये आंसर होगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ करप्शन इन इंडिया। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डिस्कस द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ करप्शन, वो आपको डिस्कस करना है। हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ मॉरल सोसाइटी इन इंडिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करप्शन फैला हुआ है, उसका मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ मॉरल सोसाइटी इन इंडिया। इस पर आपको कमेंट करना है। तो देखिए क्या इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे एंड देखिए इंट्रोडक्शन किस तरह से होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन है करप्शन के ऊपर, तो आप डिफाइन कर दीजिए कि करप्शन क्या होता है। तो इससे अच्छा इंट्रोडक्शन और क्या होगा। तो मेरी एडवाइस क्या होगी आपको कि इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद क्या पूछा हुआ है कि डिस्कस द मैनिफेस्टेशन। तो सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होता है, पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट होता है। ये जितने भी मैनिफेस्टेशन है ये तीनों आपको बताने होंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये आपका अगला पार्ट है। अब क्योंकि सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स तीनों पे इफेक्ट होता है, इसलिए कहा जा रहा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू क्रिएट अ मोरल सोसाइटी। तो ये सब निगेटिव निगेटिव बातें हो रही है। तो यहाँ पे ना आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी ऐड करना होगा। कमेंट की बात हो रही है, आपको कमेंट करना है क्या ये चीज़ सही है। देखिए कुछ हद तक सही है, लेकिन काफ़ी सारी पॉजिटिव स्टोरीज भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। काफ़ी ईमानदार पॉलिटिशियन भी होते हैं, ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, तो उनको भी आपको लाना होगा। उसके बिना ये जो आंसर है ये कंप्लीट आंसर नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ सॉल्यूशंस बता दो और सबसे एंड में आपको कंक्लूजन करना होगा। एंड क्योंकि ये 10 मार्कर है तो काफ़ी कम कम आपको एड्रेस करना होगा जो डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे कि इंट्रोड्यूस कीजिए, देन मैनिफेस्टेशन बताइए, देन किस तरह से मॉरल सोसाइटी क्रिएट करना डिफिकल्ट है, फिर एक पॉजिटिव पॉइंट आपको लाना होगा, कुछ सोल्यूशन दे दो और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब क्योंकि ये एक 10 मार्कर है तो इन पार्ट्स को आपको ब्रीफ में एड्रेस करना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर ये एक 15 मार्कर या फिर 20 मार्कर होता तो फिर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। ठीक है, जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है तो करप्शन की डेफिनेशन दे दीजिए। तो देखिए जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन पता है तो ये काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन होगा, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको आप याद कर लो। करप्शन एज इलीगल ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्टेड बाय पब्लिक सर्वेंट इन एक्सेस ऑफ हिज और हर लेजिटिमेट रेम्यूनरेशन। अगर आपकी सैलरी 60,000 है
लेकिन उसके बावजूद आप मंथली 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, इलीगल तरीके से, तो वो क्या है, बेसिकली एक करप्शन ही तो है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और ये डेफिनेशन लिख दीजिए, मजा आ जाएगा। अब इसके बाद क्या पूछा गया है, इसका मैनिफेस्टेशन, तो सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए, करप्शन मतलब आपके पास इलीगल पैसा है, तो इससे क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी पे, एक तरह का क्लास सिस्टम क्रिएट होता है। क्लास मतलब एक के पास ज़्यादा पैसा है, एक के पास कम पैसा है, तो एक तरह का डिवीजन क्रिएट होता है सोसाइटी में। और जब भी डिवीजन क्रिएट होते हैं तो सोशल टेंशन साथ में आती ही आती हैं, ठीक है। देन देखिए, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल है, बहुत सी बार ऐसा होता है, उनकी कोशिश होती है कि वो रिच बन जाए, वो अमीर बन जाए, और उसके लिए करप्शन वो लोग फॉलो करने लगते हैं, उसको लेने लग जाते हैं, करप्शन करने लग जाते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार वो करने लग जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन अगर आपके पास इलीगल पैसा होगा तो मीन्स आप उसको खर्च भी करोगे, तो इससे क्या होगा, राइज ऑफ कंज्यूमरिज्म, ये चीज़ बढ़ती है, मतलब जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा हुआ है, इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, करप्शन मतलब इलीगल पैसा, जो पैसा आपके लिए नहीं बना है, ठीक है, उसको भी आप ले रहे हो, तो इससे क्या होगा, एक तो इनइक्वलिटी आ जाएगी सोसाइटी में। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास काफ़ी सारा पैसा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास काफ़ी कम पैसा होगा, तो ये जो गैप है, ये गैप बढ़ता जाता है। वेल्थ का कंसंट्रेशन होगा काफ़ी कम लोगों में। अब देखिए, जब गवर्नमेंट लेवल पे करप्शन बढ़ता है तो क्या होगा, अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई नया मान लीजिए डैम बन रहा है, ठीक है, कोई नई कंपनी फॉरेन से इंडिया में आ रही है, तो बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है और हर स्टेज पे आपको पैसा खिलाना होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, उस पर निगेटिव इफेक्ट होता है। कंपनी आएगी नहीं, उसके माइंड में क्या हुआ, यार वहाँ तो बहुत पैसा खिलाना होता है, तो जो मेरी कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है और प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाता है, तो मैं क्यों वहाँ पे जाऊँ, मैं किसी दूसरी कंट्री में चला जाता हूँ। तो ये होता है इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन। देन पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट होता है, ये तो आप जानते ही हैं, सीपीपीसी, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल कैरेक्टर के लोग होते हैं उनकी एंट्री हो जाती है, जो पॉलिटिशियन है वो मसल पावर, मनी पावर इनका यूज़ करते हैं, इलेक्शन में यूज होता है। ये जो इलीगल मनी, अगर मान लीजिए कोई एमपी एमएलए है जिसने 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इलेक्शन में और उसका इलेक्शन हो गया है, तो जो उसका 5 साल का टेन्योर होगा तो उसमें ये पैसा वो वापस वसूल तो करेगा ना। तो ये पूरी चीज़ होती है पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन, और इससे होगा क्या कि जो गवर्नेंस है उसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर हो जाती है। तो ये जो 3 डायमेंशन हमने बताई, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों फैक्टर हैं, इससे होता क्या है कि जो सोसाइटी का जो मॉरल कैरेक्टर है उसमें डीके होता है, उसमें एक डाउनफॉल हमको देखने को मिलता है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट आना चाहिए। मैंने काफ़ी कॉपीज देखी थी लेकिन उसमें ये स्टेटमेंट मिसिंग है, ठीक है। तो देखिए, ये तो केवल एक पहलू है, यहाँ पे आप जो दूसरा पहलू है वो भी बता सकते हैं कि काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो कि ऑनेस्ट हैं, जो कि ईमानदार हैं, करप्शन से उनका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ केवल यही नहीं है कि करप्शन है, हमारे सामने पॉजिटिव एग्जाम्पल भी हैं। और ये जो इशू है करप्शन का, इसका क्या मेन रीज़न क्या है, सबसे पहला तो ये जो मॉरल डीके हुआ है, हमने 3 फैक्टर देखे, और दूसरा वो इंस्टीट्यूशन जिनकी जिम्मेदारी है इसको चेक करने की, उनका फेलियर। तो ये भी आपको यहाँ पे लिखना होगा कि भाई क्या कारण है जिसकी वजह से करप्शन हो रहा है। अब कुछ सोल्यूशन दे दीजिए कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि लोकपाल हो गया, सीबीआई, सीआईसी, इनको हमको ऑटोनॉमी देनी होगी, इनको स्ट्रेंथन करना होगा, एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स के लिए भी, साथ ही साथ जो पॉलिटिशियन है उनके लिए भी होना चाहिए। और ये सब आपने पढ़ा होगा सेकंड एआरसी में, ठीक है। तो करप्शन, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं तो सेकंड एआरसी में आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने काफ़ी लंबा ये आंसर लिखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 150 वर्ड्स में ही इसको लिखना होगा, क्योंकि अगर मैं आपको 10 लाइन बताऊंगा, अगर मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा तो आपको 5 ही याद रहेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में आप 3 ही लिख पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा पॉइंट आपको
हमेशा बताता हूँ। अब सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन में भी देखिए आप सेकंड एआरसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो आप लिख सकते हैं कि करप्शन को हमें क्यों एलिमिनेट करना है, वाई करप्शन शुड बी एलिमिनेटेड। क्योंकि देखिए ये केवल इसकी मोरल डायमेंशन नहीं है, बल्कि अगर आपको नेशनल इकोनॉमी को अच्छा करना है, उसमें ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए भी करप्शन को एलिमिनेट करना होगा। क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है, और अगर आप करप्शन में उलझे रहेंगे तो फिर आप पीछे जाते जाएंगे, क्योंकि ये एक विशियस साइकिल है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया भी होगा कि क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, माइंड में रखिएगा कि कमेंट पूछा गया है तो केवल निगेटिव पॉइंट्स मत लिखिए, जो पॉजिटिव डायमेंशन है वो भी आपके सामने आनी चाहिए। और जब निगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है तो फिर आपको सोल्यूशन भी देने होंगे, ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि एक केस स्टडी है। 20 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। देखिए क्या पूछा गया है। मिसेज आरती इज ए फैकल्टी इन ए प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटी। देखिए ये पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकारी नहीं है, बल्कि प्राइवेट है। तो देखिए केस स्टडी में जो कीवर्ड्स लिखे होते हैं ना, उनका मतलब होता है। वो चाहता है तो यहाँ पे पब्लिक लिख देता, वरना जरूरत ही नहीं थी, सिंपल लिख देता यूनिवर्सिटी, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो इसका कुछ मतलब होगा। सीनियर मोस्ट मेंबर है आफ्टर मिस्टर विशाल, जो कि डीन है, एंड देयरफॉर शी इज ड्यू फॉर ए प्रमोशन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ विशाल। हाउएवर शी सस्पेक्ट्स, उनको ऐसा लगता है कि ड्यू टू द ग्लास सीलिंग इफेक्ट शी मे नॉट बी प्रमोटेड। तो देखिए उनको लगता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, केवल सस्पिशन है। ठीक है, और उनकी जो सस्पिशन है वो सही साबित होती है जब उनको साइडलाइन किया जाता है एंड समबडी एल्स इज अपॉइंटेड टू दैट पोजीशन, किसी और को अपॉइंट कर दिया जाता है। एंड शी इज़ वेरी अपसेट, वो काफ़ी उनको बुरा लगता है। एंड उसके बाद शी कम्स टू यू एज ए फ्रेंड फिलोसोफर फॉर गाइडेंस, वो आपके पास आती हैं गाइडेंस के लिए। शी आस्क योर ओपिनियन ऑन हर प्रिडिकामेंट, जो उनके साथ ये स्थिति हुई, जो उनकी दुर्दशा हुई, तो उन पे आपकी क्या ओपिनियन है और आपके क्या सजेशन है, तो वो इसके लिए आपके पास आती हैं। यू आर एसोसिएटेड विद ए फेमिनिस्ट एनजीओ, आप किसी फेमिनिस्ट ऐसी एनजीओ जो कि महिलाओं के जो इश्यूज होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाती है, उनके साथ आप जुड़े हुए हैं, फेमिनिस्ट एनजीओ। तो ये भी एक की पॉइंट है और इसीलिए वो आपके पास आई भी हैं। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा ये गया है कि क्या अल्टरनेटिव्स हैं यू थिंक आर अवेलेबल। ये जो सिचुएशन है इसमें मिसेज आरती के पास क्या क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, हर अल्टरनेटिव की क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, ये आपको बतानी होगी। एंड उसके बाद आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा, और क्यों आप चूज कर रहे हैं इसका आपको रेशनल भी देना होगा। ठीक है, कारण बताना होगा। तो बेसिकली ये इस केस स्टडी में पूछा गया है। तो देखिए अगर देखें तो ये केस स्टडी का टॉपिक क्या है, ग्लास सीलिंग। अब देखिए जब हम बात करते हैं इस केस स्टडी को सॉल्व करने का, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, कि आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं, क्या फैक्ट्स हैं इस केस स्टडी के वो आप बता सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज इसमें शामिल हैं ये भी आप बता सकते हैं। देखिए पर ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। ठीक है, कभी कभी तो स्पेशली पूछा जाता है कि कौन कौन सी वैल्यूज इस केस स्टडी में दी गई हैं, तो वो आपको स्पेशली लिखना होगा। देन कौन से अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं ये बताने होंगे, उनकी क्या मेरिट हैं ये बताना होगा, और क्या उनकी डीमेरिट हैं ये भी आपको बताना होगा। देन आपका फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, एंड सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। वन बाय वन सबको देख लेते हैं। तो देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो क्योंकि ये केस स्टडी पूरी टिकी हुई है ग्लास सीलिंग के ऊपर, ऐसा उसको लगता है, सस्पिशन था। ठीक है, तो आप उसको डिफाइन कर दो कि ग्लास सीलिंग क्या होता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर केस स्टडी है ये किस चीज़ को हाईलाइट करती है, डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करती है, ग्लास सीलिंग को हाईलाइट करती है। एंड ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक तरह का बैरियर है। जो पुअर, जो वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जैसे कि वुमेन हो गया, तो बेसिकली वो टॉप मोस्ट हायरार्की पे नहीं पहुंच पाते हैं,
उस रास्ते में काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं, उसको कहा जाता है ग्लास सीलिंग। जानबूझ के आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। स्पेशली जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, आप देखेंगे कि काफ़ी कम वुमेन ऐसी होती हैं जो किसी कंपनी में टॉप मोस्ट पोजीशन पे होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू होता है, वो है ग्लास सीलिंग, ठीक है। मतलब जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है, बजाय फीमेल के, चाहे उनमें मेरिट हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। अब देखिए, आप चाहें तो स्टेक होल्डर बता दीजिए कौन कौन है। एक तो वो लेडी मिसेज आरती, आप खुद, और वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, ये तीनों इसमें स्टेक होल्डर होंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़ शामिल हैं देखिए, यहाँ पे इम्पार्शलिटी की वैल्यू है, इंटीग्रिटी की वैल्यू है, अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए, मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। न भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि पूछा नहीं गया है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास टाइम भी होता है, स्पेस भी होता है, तब आप वहाँ पे इसको लिख सकते हो। अब क्या क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, तो देखिए, आप क्या है, एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो दो ऑप्शन तो एकदम साफ साफ है कि सबसे पहले तो आप एनजीओ को यूज करोगे और ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको एक्सपोज करोगे। बट देखिए, इशू क्या है, इशू ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्या ये मेरिट के बेसिस पे हुआ है, आपको पता नहीं है। क्या वास्तव में ग्लास सीलिंग जैसा कोई इशू है, ये भी आपको पता नहीं है, क्योंकि सस्पिशन है। तो बिना किसी चीज़ को कंफर्म किए अगर आप एक्शन लेंगे तो आप ही की बेइज्जती होगी, ठीक है, आप ही की बदनामी होगी। तो वो चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी। तो ये जो पहला जो अल्टरनेटिव है कि एनजीओ का यूज होगा और इस जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको आप एक्सपोज करेंगे, तो इसकी भी काफ़ी सारी मेरिट और डिमेरिट होंगी। देखिए, मेरिट तो क्या होगी कि ये जो इशू है ये सामने आएगा, आरती को जस्टिस मिलेगा, सोसाइटी में अवेयरनेस हो जाएगी, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मेन क्या है, डिमेरिट। वो डिमेरिट क्या है, देखिए, अभी आपको पता ही नहीं है कि इशू क्या है, केवल सस्पिशन है। तो बिना उसको कंफर्म किए अगर आप एक्शन लेते हैं तो फिर वो सही नहीं होगा, ठीक है। बल्कि वो जो इंस्टीट्यूशन है और जो आपकी एनजीओ है, उन दोनों की जो इमेज है वो टार्निश होगी, उस पर एक तरह का धब्बा लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरिट एंड डीमेरिट। अब देखिए, ये तो हो गया कि भाई आप एक्शन लेंगे, और दूसरा क्या होता है कि भाई कुछ एक्शन मत लो, क्योंकि ये तो इंडियन सोसाइटी है, पैट्रियार्ची यहाँ पे होती है। तो ये तो कॉमन सी बात है, काफ़ी जनरल सी बात है कि यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप एक अल्टरनेटिव मान सकते हो कि भाई आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो जो लेडी है वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, और वो अपने इश्यूज खुद से सॉल्व कर सकती हैं। और क्योंकि आप एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो क्यों आप ऐसी जगह पे अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे जहाँ पे वो जो वुमेन है वो एजुकेटेड है, उसको ज़रूरत नहीं है। आप पसंद करेंगे उस जगह पे अपनी एनर्जी लगाना जहाँ पे वुमेन को वास्तव में रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरिट में, ठीक है। ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है कि नीड नॉट टेक एनी एक्शन। बट देखिए, यहाँ पे डीमेरिट क्या होगी, डीमेरिट ये होगी कि आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हो, क्योंकि एज ए एनजीओ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो वुमेन के इश्यूज हैं उनको उठाएं। और इससे कहीं ना कहीं जो आरती है उसको इनजस्टिस होगा, उसके साथ न्याय नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन। तो देखो, ये बात तो समझ में आ गई कि सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि इनजस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है, ग्लास सीलिंग या डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, तो पहले ये तो पता करो। तो अब बात आती है थर्ड अल्टरनेटिव की। ये कैसे पता चलेगा, आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उस प्राइवेट कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उनसे बात करो और पता करो कि रियल कॉज क्या है जिसकी वजह से आरती का प्रमोशन नहीं हुआ, और उसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। और ये एक अच्छी बात है, और इसमें क्या होगा, आप एक रेशनल डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कि मुद्दा क्या है, क्या ग्लास सीलिंग मुद्दा है, क्या डिस्क्रिमिनेशन मुद्दा है, या कुछ और चीज़ है जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप उसको पता करो और उसी के बेसिस पे आप रेशनल डिसीजन लो। जब तक आपको दोनों पक्षों के बारे में पता नहीं होगा, बोथ साइड्स, उन दोनों को आपको सुनना होगा, ठीक है। और अगर इस तरह से आप डिसीजन लोगे तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बारे में आप सही से राय बना पाएंगे कि इश्यू क्या है। लेकिन देखो, इस पर्टिकुलर जो अल्टरनेटिव है इसमें डीमेरिट क्या है,
टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप जैसे जाएंगे तो वो आपका वेट ही कर रहे हैं कि भाई आप आओगे और वो बताने को आतुर हैं कि भाई ये रीज़न है, हो सकता है न बताएं, ठीक है। तो टाइम लगेगा इसमें, तो ये चीज़ आपको लिखनी होगी डीमेरिट में। अब देखिए मान लीजिए कि आप गए, ठीक है, आप गए लेकिन उन्होंने आपको एंटरटेन किया ही नहीं, आपको कुछ बताया ही नहीं क्योंकि आप आउटसाइडर हैं। तब आप क्या करेंगे, तब एक ऑप्शन और है आपके पास। आप क्या करेंगे कि जो पीयर्स हैं, जो उनके कलीग्स हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं और जिस बंदे को चुना गया है और मिसेज आरती जिनको नहीं चुना गया है, उनको कंपेयर करो कि मेरिट के बेसिस पे कौन अच्छा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ये जस्टिफाइड है, जो इंस्टीट्यूट है उसके इंटरेस्ट में किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये 4 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। इसके भी मेरिट डिमेरिट आप लिख सकते हो, जो आपके सामने लिखे हुए हैं ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब बात आती है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो देखिए ये 4 जो पॉइंट हमने देखे, तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनसे बात करनी होगी और जो इशू है उसको अंडरस्टैंड करना होगा। अगर देखिए वहाँ पे किसी भी तरह का ग्लास सीलिंग वगैरह नहीं है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो देखिए ये तो प्राइवेट कॉलेज है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किसको अपॉइंट करें किसको अपॉइंट ना करें, उसका हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज के इंटरेस्ट में हो रहा है तो। अब इस चीज़ में हो सकता है कि जो मिसेज आरती हैं उनको सही न लगे, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप रिज़ाइन कर दो, हालांकि नहीं करना चाहिए। आप उनको सजेस्ट कीजिए, देखिए रिज़ाइन करने जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जो ग्लास सीलिंग है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है उसके बेसिस पे ये चीज़ नहीं हुई है, बल्कि कारण दूसरा है। आप उनको एक्सप्लेन कीजिए, बट कभी कभी क्या होता है कि कंसाइंस आपका साथ नहीं देता है, तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि ऐसा है तो आप रिज़ाइन कर दीजिए, ठीक है। एंड क्योंकि जिस पोजीशन में वो हैं तो जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट ये भी आएगा कि मान लो अगर जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो आपसे बात करने को एग्री नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर जो आपने पीयर रिव्यू किया वहाँ पे समझ में आ गया कि भाई ग्लास सीलिंग है, तो मतलब प्रूफ है आपके पास, आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई इस तरह का इशू हुआ है, तब आप एनजीओ की हेल्प लो। और आप क्या कर सकते हो, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है वहाँ पे चले जाइए, जो आपके इश्यूज हैं उनके सामने रखिए और फिर वो इस मैटर को डील करेगा, ठीक है। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए जो कि सबसे सूटेबल भी है और इसको हमको फॉलो करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कोर्स ऑफ एक्शन। अब आता है कंक्लूजन कि किस तरह से कंक्लूजन होना चाहिए। तो देखिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे दीजिए, किस तरह का, कि जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एक वुमेन सेल होनी चाहिए, ये आप लिख सकते हो, सजेशन दे सकते हो। या फिर ये जो प्रमोशन है इसके लिए प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह होना चाहिए जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। आपने सारे पार्ट्स एड्रेस भी कर दिए और एक आपने लॉन्ग टर्म या फिर फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन भी दे दिया है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और 2 डिफरेंट लर्नर्स हैं, उनके आंसर शीट्स को एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये 10 मार्कर है करप्शन वाला, इन्होंने शुरुआत की है वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, तो ये सही से आपने इंट्रोड्यूस किया है। देन आपने मैनिफेस्टेशन बताई है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। देखिए सोशल में आपने क्या लिखा है, पॉवर्टी, इंक्रीज इकोनॉमिक गैप, ये सोशल में नहीं आएगा, ये तो आएगा इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस पॉइंट के अंडर में आप क्या लिख रहे हो। और देखिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना चाहिए, केवल 2-3 वर्ड्स मत लिखिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन तो कीजिए। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट सही बात है, कंपटीशन ठीक है, मिसट्रस्ट होगा, मिसट्रस्ट ऑन गवर्नमेंट, ये पॉइंट भी सही है, ठीक है, फेयरनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लेकिन देखिए ये पॉइंट सही नहीं है, ये पॉइंट्स आपको शामिल करने होंगे इकोनॉमिक में। उसके बाद क्रिमिनलाइजेशन, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो ना, केवल इससे समझ में नहीं आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन, ठीक है। देन मिसयूज ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ मनी, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसको एक्सप्लेन करो। अनफेयर कंपटीशन अमंग कंपनीज, ये पॉइंट सही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, देखो ये पॉइंट तो यहाँ पे आना चाहिए, सोशल इश्यूज में आना चाहिए, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। देन आपने क्या लिखा है, डैमेज ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ रिजाइम्स
लीडिंग टू लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ये ट्रस्ट वाली बात आप पहले भी कर चुके हो, जो आपका फर्स्ट पॉइंट था, तो रिपीट मत करो। देन आपने लिखा है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। भाई किस तरह से होगी ऑथोरिटेरियन? अगर करप्शन है तो क्या ऑथोरिटेरियन होगी? ये बात तो कुछ जमी नहीं। थोड़ा इसको आपको और अच्छे से लिखना होगा। नो लॉ इन सोसाइटी। भाई देखो ये भी सही नहीं है कि किसी भी तरह का लॉ ही नहीं है। आप इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि भाई जो लॉ का कुछ लॉज ऐसे होंगे जिनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं होगा, लेकिन एकदम एक्सट्रीम ओपिनियन मत लीजिए कि नो लॉ इन द सोसाइटी, ठीक है। देन आपने एक सर्किल बनाया है, बट देखिए यहाँ पे आपने केवल निगेटिव पॉइंट लिखे हैं, पॉजिटिव पॉइंट आपने नहीं लिखा है, और न ही आपने ये बताया है कि किस तरह से जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है इससे मोरल डीके हो रहा है, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। तो ये आपको लिखना चाहिए, ठीक है। करप्शन इज ईटिंग अवर सोसाइटी लाइक टर्माइट, सो टू अवॉइड इट गवर्नमेंट शुड मेक थिंग्स मोर ट्रांसपेरेंट, डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। लेकिन कैसे? कुछ सोल्यूशन दो ना। ई गवर्नेंस आप बता सकते हो, आरटीआई को और स्ट्रेंथन करो, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो आपका कंक्लूजन है वो थोड़ा और अच्छा बन सकता है। कुछ डायमेंशन आपने छोड़ दी हैं, जैसे कि मोरल डीके, पॉजिटिव डायमेंशन, और काफ़ी कुछ अननेसेसरी चीज़ें आपने लिखी हैं जो आपको नहीं लिखनी चाहिए। तो ये है मेरा ऑब्जर्वेशन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। शुरुआत आपने की है कि इन दिस केस स्टडी अ वुमेन हु इज एलिजिबल, अब ये स्पेलिंग देखिए, ये स्पेलिंग गलत है, फॉर द पोजीशन ऑफ डीन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ ग्लास सीलिंग। अब देखो ये चीज़ अभी तक प्रूव नहीं हुई है कि ग्लास सीलिंग की वजह से ही हुआ है। तो आप यहाँ पे एलिगेशंस की बात कर सकते हो, सस्पिशन की बात आप कर सकते हो। इसको कंफर्म मत करिए शुरुआत में कि वहाँ पे ग्लास सीलिंग की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देन आपने आर्टिकल 15 की बात की है, वर्किंग प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। देखिए स्टेट की बात होती है जब भी हम आर्टिकल 15-16 की बात करते हैं, तो स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या है? शी शुड डू द सेम जॉब एज बिफोर, मतलब उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये वही बात हो गई कि यार ये तो चलता ही है, ठीक है। अब मेरिट में आपने क्या लिखा है कि शी वुड नॉट लॉस्ट हर जॉब। तो देखो जॉब की तो बात आ ही नहीं रही है, कहीं पे भी केस स्टडी में नहीं दिया हुआ है कि उसकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। कंपटीशन विल नॉट लीड बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो ये पॉइंट का कोई मतलब निकल नहीं रहा है। तो ये किस तरह से मेरिट होगा मुझे समझ में नहीं आया। डीमेरिट क्या है? अबोलिशन ऑफ वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी, मेल मेंबर्स फील सुपेरिटी एंड दे ऑलवेज ट्राई। देखिए ऑलवेज तो मत लिखिए ना, कभी भी एक्सट्रीम ओपिनियन मत दीजिए, ऑलवेज नहीं। मेनी टाइम्स आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑलवेज तो नहीं होना चाहिए। ट्राई टू डिस्क्रिमिनेट वुमेन्स, तो देखिए ये पीछे एस नहीं आएगा, ग्रामर पे आपको थोड़ा वर्क करना होगा। सेकंड ऑप्शन आप क्या दे रहे हो कि शी वुड लीव हर जॉब, वो अपनी जॉब छोड़ देंगी। मेरिट क्या है कि उनको कोई दूसरी अच्छी जॉब मिल जाएंगी। केवल एक ही मेरिट आपने बताई है, तो ये चीज़ सही नहीं है। डीमेरिट क्या है? लॉस्ट हर लाइवलीहुड। अब मेरिट में आप कह रहे हो कि उनको जॉब मिल जाएगी, यहाँ पे आप कह रहे हो कि उनका जो लाइवलीहुड है वो छिन जाएगा, तो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, और इससे क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होंगी। तो बात सेम ही है, कोई आपको डाइवर्सिटी लानी होगी अपने आर्ग्यूमेंट्स में। फिर तीसरा स्टेप क्या है? शुड फाइट फॉर हर राइट, उसको फाइट करना चाहिए। इसकी मेरिट क्या है कि विल प्रमोट ऑन मोर सीनियर मोस्ट पोजीशन, तो ऐसा कोई कंफर्म थोड़ी है, ठीक है। इट लीड्स वुमेन एम्पावरमेंट, इट ऑल्सो इंकरेज द वुमेन्स नॉट टू फील डिस्क्रिमिनेटेड इन वर्क प्लेस। तो ये पॉइंट्स ठीक हैं, लेकिन और भी अच्छे पॉइंट्स हो सकते थे, वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ आपके साथ। डीमेरिट क्या है? इट में लीड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब भाई यहाँ पे कहाँ से बात आ गई सेक्सुअल हैरेसमेंट की, ठीक है। कहीं पे भी जो केस स्टडी है उसमें इसको मेंशन नहीं किया है, तो इस तरह के वेग पॉइंट्स मत लिखिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि केवल लिखने के लिए मत लिखिए, जो पॉइंट रिलेवेंट है थोड़ा आपको एनालिसिस करना होगा। वो एक कमी मुझे यहाँ पे लगी कि आपने सही से एनालिसिस नहीं किया है। थोड़ा सा टाइम दीजिए केस स्टडी को, 5 मिनट सोचिए उसके बारे में, ठीक है।
जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, सोचिए उसके बारे में, एनालिसिस करो, ठीक है, उसके बाद उसको अटेम्प्ट करो। फिर क्या लिखा है, मेल कलीग विल ट्राई टू ऑप्रेस हर, मे बी शी विल नॉट पेड इक्वल सैलरी। तो ये सब इमेजिनेशन है, ठीक है, तो इमेजिनेशन ज़्यादा मत लिखिए, जो रिलेवेंट पॉइंट हैं, जो टू द पॉइंट हैं, जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, उनको आप लिखने की कोशिश करो, ठीक है। सेक्सुअल हेरेसमेंट ये पॉइंट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन ओपिनियन, अब देखो हेडिंग चेंज करो, ये ओपिनियन नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, कोर्स ऑफ एक्शन। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन है कि शी शुड रेज हर वॉइस एंड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग अदर वुमेन, शी शुड फाइल अ FIR अगेंस्ट इनजस्टिस ऑन वर्क प्लेस। अब देखिए FIR किस बेसिस पे होगी, भाई ये भी तो आपको बताना होगा ना, FIR किस बेसिस पे होगी, कोई बेसिस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ग्लास सीलिंग हुआ भी है तो क्या उसके बेसिस पे FIR हो जाएगी, वो भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो ये चीज़ समझने वाली है। शी शुड टेक हेल्प ऑफ अदर फीमेल कलीग्स ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे NGO का रोल क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। और क्योंकि आप उस NGO से बिलोंग करते हैं, आप ओपिनियन दे रहे हैं, तो NGO को भी तो शामिल होना होगा, तो वो पॉइंट तो आपने मिस ही कर दिया है, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा है आपने, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन वर्किंग प्लेस इज ए क्राइम, इट इज अगेंस्ट आवर राइट टू इक्वलिटी ऑफ अंडर आर्टिकल 14। थोड़ा इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए। टू स्टॉप दिस वुमेन्स, फिर से ग्रामर की प्रॉब्लम है, हैव टू कम फॉरवर्ड एंड रेज हर वॉइस। तो देखिए थोड़ा सा ना अच्छा हो सकता है, ये जो कंक्लूजन है आप कुछ एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहाँ पे दे सकते हो। तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने एनालिसिस सही से नहीं किया है, तो थोड़ा सा टाइम दो उसको ना, और जब भी केस स्टडी पढ़ते हो तो जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट करो, उन सबका एक पर्पस होता है, और अगर उनको आप समझ लोगे ना तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी केस स्टडी को अटेम्प्ट करने की, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ केवल प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो हमारा सेशन है इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को, हमारे इनिशिएटिव को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।